जो हम बड़ी बड़ी ही तहलका खेज खबर ला रहे हैं वो है कि पहली दफ़ा आप कह लें कि बहुत ही खुल के इस्टेब्लिशमेंट ने भरे चौक में नून लीग और पीपल्स पार्टी को जूते लगवाए हैं। इनकी फार्म फूड 7 की लास्टिक की शलवारें थोड़ी खींच के कौम को इनकी दिखाई है औकात। ये क्या है, क्या हुआ है? बहुत ही बड़ी तहलका खेज पेश रफ्त है। हम असद अनसेंसर्ड में बड़ी खबरें ला रहे हैं, कुछ ऐसे नाम जो लिए भी नहीं गए लेकिन वो भी हम आपके सामने रखेंगे और उनका बैकग्राउंड रखेंगे और बताएंगे कि ये कहानी क्या है, कहाँ कहाँ से किसकी तारें हिल रही हैं और क्या है आज असद अनसेंसर्ड में। इस गिरते निज़ाम की हम आपको आज मजीद वो हिलती ईंटें दिखाएंगे जो अब आहिस्ता आहिस्ता सिरक रही हैं या निकाली जा रही हैं, जिससे ये निज़ाम नीचे आने जा रहा है। हम असद अनसेंसर्ड में आज आपके सामने रखेंगे और ये असद अनसेंसर्ड की ही खबरों की कंफर्मेशन है जो आज हम देंगे। पिछले कुछ अर्से में हमने इनमें से बहुत सी खबरें दी थी, तो आज आपको बताएंगे। बड़ी खबर है, बड़ी पेशरफ्त है और अब बड़ा नाम बोल पड़ा है। आपको मालूम है गुज़िश्ता कई हफ्तों से मैं ये वीलॉग्स कर रहा था कि निज़ाम गिरने की तरफ जा रहा है, एस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेट हो रही है क्योंकि उनको गाली इनकी वजह से पड़ रही है। अपनी तौर पर जो उनके हाथ में था उन्होंने ईरान अमेरिका नेगोशिएशन में भी करके देख लिया, उन्होंने पिछले साल जंग भी लड़के देख ली भारत से, ठीक है, दोनों में कामयाबियाँ मिली लेकिन कौम में इज्जत नहीं मिली। उसकी वजह थी ना ही दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में सपोर्ट मिली ना किसी और चीज़ में। वजह क्या थी? वजह ये फार्म फूड 7 की लास्टिक की शलवारों वाली हुकूमत थी जो बकौल उस्ताद मोहतरम नसरुल जावेद साहब के आवाम कहती है कि तुम इमरान खान को कढ़िया तो इन्हें चोरा नहीं लाए, तो वो गाली तो कोई नहीं रोक पा रहा था। तो और मेरा तो मानना है कि मोर देन 50% गाली इस बात की पड़ रही है। तो अब 50% पड़ रही है लेकिन इमरान खान को निकालने के लिए मोर देन 50% इस बात की भी पड़ रही है। और अब एस्टेब्लिशमेंट फ्रस्ट्रेट हो रही थी। हम गुज़िश्ता कई हफ्तों से बता रहे थे कि यार ये बहुत बोझ बनते जा रहे हैं और नून लीग ना बयानियां बना पा रही है, ना इमरान खान को काउंटर कर पा रही है, ना अपने आपको पोलिटिकली रिवाइज कर पा रही है, पूरे पाकिस्तान में खत्म हो चुकी है। तो कब तक हम इनको फार्म फूड 7 को पहना के फिराते रहें? तो वो अब जो बॉयलअप है अब खुल के सामने आया है गुज़िश्ता दिन, यानी कि कल जो गुज़िश्ता रोज़ था। आपको मालूम है हम तो असद अनसेंसर्ड में गुज़िश्ता कई हफ्तों से ये बात कर रहे थे। हमने एक बड़ा क्लियर वीलॉग किया कि एस्टेब्लिशमेंट गिलगित बल्तिस्तान सिलेक्शन के बाद क्या सोचती है इस फार्म फूड 7 की लास्टिक शलवार वाली शहबाज शरीफ सरकार के बारे में कि भाई हम क्या अब करें, इनका कितना और चलाएं, तो बिल्कुल डूब गए हैं और हमें भी लेकर डूब गए हैं। और उस्मान बुज़दार प्लस बन के शहबाज शरीफ सामने आए। हमने गुज़िश्ता दिनों वीलॉग किए थे। तो क्योंकि मैं तो एक मामूली साफ़ी हूँ, मेरे तो व्यूवरशिप भी 30-40 हज़ार तक रहती है बड़ी वजह, तो मैं तो बहुत बड़ा वीलॉगर भी नहीं हूँ, बहुत बड़ा सहाफ़ी भी नहीं हूँ, मामूली सा सहाफ़ी हूँ, तो शायद मेरी बात तो इतनी संजीदा नहीं ली जा सकती। लेकिन फिर गुज़िश्ता दिनों सुहेल वड़ाई साहब ने आर्टिकल लिख दिया, बहुत बड़े नाम है, उन्होंने कहा कि तो निज़ाम जुलाई से ज़वाल का शिकार होने जा रहा है। ठीक, फिर नुसरत जावेद साहब ने भी आर्टिकल लिख दिया, उन्होंने कहा कि ये तो लोग भरे बैठे हैं इस निज़ाम के बारे में, सहाफ़ी जेबों में कंकर जमा कर रहे हैं कि जो निकले से इनको इलाज करना है और जाने जाने को नहीं चला। तो वो सब बोल रहे थे, उन्होंने एंडोर्स किया। ठीक है, अब असल और बड़ा पत्थर जो आप कहना ऑफिशियली आया है, ये तो हम सहाफ़ी अपनी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन मीटिंग्स में सुनने वाली गुफ्तगू जो हम सुन रहे थे, जिन लोगों से मिल रहे थे, उससे हम ये पल्स ले रहे थे जो आपको बता रहे थे कि निज़ाम जा रहा है। हालांकि मोहसिन नकवी साहब ने तो सुहेल वड़ाई साहब को रिटायरमेंट का मशवरा दे दिया कि आप रिटायरमेंट ले लें, निज़ाम नहीं जा रहा, हुकूमत नहीं जा रही। तो अब लेकिन मोहसिन नकवी साहब हैं, लेकिन अब बोले हैं फैसल वाडा साहब जो कि सेनेटर हैं और वो भी आज़ाद हैं, इस्टेब्लिशमेंट के करीब भी बहुत हैं। आर्मी चीफ मार्शल आसिम मुनीर साहब की जो साहबजादी की शादी हुई उसमें भी फैसल वाडा साहब बहुत मुतहरिक थे वहाँ पर। ठीक है, इधर वो जो ISI में DGC हैं मेजर जनरल फैसल नसीर, उनके भी बहुत करीब हैं फैसल वाडा साहब। और अगर आपको याद हो, ये असद अनसेंसर्ड में हमने खबर ब्रेक की थी कि जब मीडिया मालकान को बुलाकर कहा गया कि आप इमरान खान साहब का नाम TV चैनल्स पर दोबारा नहीं चलना चाहिए, तो उस मीटिंग में ताकतवर लोगों के साथ जो एक वाहिद सिविलियन बैठा हुआ था स्टेज के ऊपर, जो तमाम मीडिया चैनल्स को दिखाया गया कि हीज़ावर गाय, वो सेनेटर फैसल वाडा साहब थे। तो अब वो उनका तो जब वो बोलते हैं तो पता होता है कि क्यों बोल रहे हैं, कहाँ से बोल रहे हैं और वो स्ट्रेंथ कहाँ से ड्रा करते हैं। तो वाडा साहब बोले हैं, उन्होंने कुछ बातें की हैं, हम जरा उनकी बातों को मजीद कलर्स आपके लिए भर देते हैं। जो नाम उन्होंने नहीं लिए वो हम दे देते हैं आपके सामने, और जो उन नामों का बैकग्राउंड उन्होंने नहीं बताया वो मैं मामूली सहाफ़ी ले आता हूँ। तो सेनेटर फैसल वाडा साहब ने जो कल जूते लगाए हैं इन सबको, फार्म फूड 7 की लास्टिक की शलवार वाली हुकूमत को, उस पर मुझे बड़ा वो नुसरत जावेद साहब ने तो कहा कि मुझे तो वो वक्त याद आ रहा है कि होर चुपो, उन्होंने मियाँ साहब रज़ादारी साहब को टांट किया कि होर चुपो, अब इस तरह खाओ जूतियाँ जिन ये हुकूमत फार्म फूड 7 की लास्टिक की शलवार वाली। और मुझे एक शेर आ गया याद, क्यों उदास फिरते हो सर्दियों की शामों में, इस तरह तो होता है इस तरह के कामों में। तो मियाँ साहब अब फिर आपको जूते तो लगने थे, हम तो बस वेट कर रहे थे किस दिन लगने हैं, वो अब आपको खुल के लगने शुरू हो गए। तो वाडा साहब ने कहा कि 4 वज़ीर आला की जिसे कहते हैं प्रॉब्लम है, उन्होंने कहा एक वज़ीर आला प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता है, उन्होंने नाम नहीं लिया, वो जाहिर बात है मरीम नवाज साहबा का बात कर रहे थे, वज़ीर आला पंजाब हैं, वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहती हैं। और इसीलिए उन्होंने देखा कि जब ये बजट नहीं पास हो पा रहा था, एस्टेब्लिशमेंट जो पैसा चाह रही थी सूबों से लो, वो सूबे नहीं दे रहे थे वो शेयर, तो फिर पंजाब ने सबसे बड़ा कट लेकर सबसे बड़ा शेयर दिया, क्योंकि मरीम नवाज साहब ने ना सिर्फ चाचू की हुकूमत बचाई बल्कि अपने अगले वज़ीर आज़म बनने के रास्ते भी खुले रखने के लिए किया। और तीसरी बड़ी वजह थी कि जब आपने फार्म फूड 7 की सबसे ज़्यादा प्लास्टिक की शलवारें पहनी हो नून लीग वालों ने, तो फिर तावान भी उतना ज़्यादा ही आपको अदा करना पड़ता है जिन्होंने आपको फार्म फूड 7 की लास्टिक की शलवारें पहनाई हो। तो फिर नून लीग को सबसे ज़्यादा फार्म फूड 7 की लास्टिक की शलवारों की कीमत अदा करनी पड़ी पंजाब से। तो फैसल वाडा साहब ने कहा कि एक तो वो है जो वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं, वज़ीर आला वो मरीम नवाज साहब की बात करते हैं। दूसरा उन्होंने कहा कि एक वो वज़ीर आला है जो सबसे तवील अरसे से वज़ीर आला है और उनकी जगह एक और शख्स वज़ीर आला बनना चाहता है।
अब वो ये बात कर रहे थे वज़ीर सिंध मुराद अली शाह और सिंध के मिनिस्टर शरजील मेमन साहब की, क्योंकि मुराद अली शाह एक तवील अरसे से सिंध में वज़ारत आला कंटिन्यू कर रहे हैं, 2000 वो कोई 11-12 से वज़ीर आला बने हुए हैं, ही इज़ कंटिन्यू। शरजील मेमन साहब एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं। कराची में जो एक सेक्टर की ताकतवर शख्सियत है, सिंध की जो सबसे ताकतवर 3 शख्सियत हैं, शरजील मेमन साहब उनके ख़ास बॉय हैं, ठीक। तो शरजील मेमन साहब वहाँ से कोशिश करते रहते हैं कि यार मुराद अली शाह को हटाओ तो मुझे बनाओ, और वो भी शरजील मेमन साहब बड़ी, और उनको खुश करने के लिए शरजील मेमन साहब टीवी चैनल्स भी लॉन्च करते हैं, बाकी भी चीज़ें करते हैं, इंग्लिश के भी, उर्दू के भी, ये वो। तो जो वो हुक्म देते हैं शरजील मेमन साहब उस पर अमल भी करते हैं, और उसके बदले में शरजील मेमन साहब चाहते हैं कि यार देखिए मैं वज़ीर रहते हुए आपको इतना कर रहा हूँ आपके लिए, आप मुझे वज़ीर आला बनवा दें, सिंध मेरे हवाले कर दें, तो फिर देखें क्या होगा। तो वो उस तरफ ज़्यादा करते हैं फैसल वाडा साहब। तीसरा उन्होंने कहा कि एक वज़ीर आला को साबिक वज़ीर आला हटा के वज़ीर आला बनना रहता है, वो सुहेल अफरीदी साहब की तरफ इशारा कर रहे थे कि जी खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला जो सुहेल अफरीदी हैं उनको हटाकर जो साबिका वज़ीर आला है अली मीन गंडापुर दोबारा वज़ीर आला बने रहते हैं, ठीक। चौथे वज़ीर आला उन्होंने कहा कि एक वो वज़ीर आला है जो एक पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी के वज़ीर आला बनने को भी तैयार है, वो इशारा उनका बलूचिस्तान के वज़ीर आला सरफराज बुगटी साहब की तरफ था। अब वो ये कह रहे थे कि जी क्योंकि सरफराज बुगटी साहब एस्टैब्लिशमेंट के बहुत करीब हैं, और एस्टैब्लिशमेंट ने जब पीपल्स पार्टी से जो डील बनी तो बलूचिस्तान की हुकूमत पिछले कोई आप कह लें कि 2 इलेक्शन से 2013 में आखिरी दफ़ा कौम प्रेस जमातों ने बलूचिस्तान की इलेक्शन जीता था। उन्होंने बलूचिस्तान में इंसर्जेंसी खत्म करने की सीरियस क्वेश्चन भी की। डॉक्टर मालिक बलोच जिसे कहते हैं बरहमदाग बुगटी से जाकर जिनेवा में मिले, हरबियार मरी से लंदन में मिले, लेकिन उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट का निज़ाम से दिल भर गया। तो फिर उसके बाद की वो अपनी मर्जी की वहाँ पे हुकूमत बनाती है, या वो डिसाइड कर लेती है कि हमने इस जमात को वहाँ पे हुकूमत देनी है, तो वो अपनी मर्जी के वहाँ पे लोग बिठा के उस पर जिसे कहते हैं स्टिकर लगा देते हैं, कभी नून लीग का, कभी पीपल्स पार्टी का, कभी पीटीआई का, ठीक। तो इस दफ़ा उन्होंने उस पर स्टिकर पीपल्स पार्टी का लगाया है। तो वो उनको पता है कि जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट कहेगी यहाँ पर किसी और पार्टी की हुकूमत लानी है, वो सरफराज बुगटी साहब को वो छुड़वा के पार्टी उस पार्टी में शामिल करवा देंगे। अगर आपको याद हो इलेक्शन से पहले भी सरफराज बुगटी साहब पहले जो हुकूमत कायम हुई थी अबूरी हुकूमत वफाक में, उसमें वफाकी वज़ीर दाखिला थे, और फिर अचानक से उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और वो जाकर बलूचिस्तान में इलेक्शन लड़ने चले गए, और फिर वहाँ से वो जीत के वज़ीर आला बन गए। क्योंकि जब वो वज़ीर आला बना थे वो पूरा सेटअप एस्टैब्लिशमेंट ने बनाया था, तो उसमें एस्टैब्लिशमेंट ने उनको इंटीरियर मिनिस्ट्री दी। फिर एस्टैब्लिशमेंट ने फैसला किया कि नहीं, हमने बलूचिस्तान में अब ये सेटअप बनाना है और उसके लिए हमें सरफराज बुगटी साहब वहाँ पे चाहिए। तो उन्होंने कहा कि आप इस्तीफ़ा दें, आप वहाँ पे जाकर इलेक्शन लड़ेंगे और फिर आप वज़ीर आला बनेंगे। तो वो इस्तीफ़ा देकर उधर चले गए। तो इतनी सी बात है, वो तो जहाँ पर एस्टैब्लिशमेंट कहेगी वो उस तरफ चले जाएंगे। तो वो उन्होंने कहा इतनी सी बात है। और अब अगर देखिए तो फैसल वाडा साहब ने बड़ी ही खूबसूरती और इंतहाई खुलेआम बता दिया कि इस वक्त इस निज़ाम के चारों वज़राए आला की नौकरी एस्टैब्लिशमेंट की मरहून मिन्नत है। यानी कि जिस दिन सुहेल अफरीदी को निकालना हो, अली मीन गंडापुर एस्टैब्लिशमेंट की मिन्नतें कर रहे हैं, वो उसी दिन सुहेल अफरीदी को रिप्लेस करके अली मीन गंडापुर को ले आएंगे। मरीम नवाज साहबा वज़ीर आज़म बनने के लिए एड़ियाँ रगड़ रही हैं। जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट की मंजूरी होगी उस दिन वो चाचू को उतारेंगे वज़ारत उज़्मा से और भतीजी को लाकर बिठा देंगे, ठीक है। तो मरीम नवाज साहबा का भी तमाम उम्मीदों का मरकज़ एस्टैब्लिशमेंट है, उनकी नौकरी भी उधर ही दारोमदार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह जिस दिन एस्टैब्लिशमेंट आएगी वो शरजील मेमन साहब को वहाँ लाकर बिठा सकती है। तो मुराद अली शाह साहब आप अच्छे बच्चे बनिए, ये जो आप NFC अवार्ड का शेयर नहीं देना चाह रहे, पीपल्स पार्टी 18वीं तरमीम रोल बैक नहीं करना चाह रही और 28वीं तरमीम को में जिसे कहते हैं कीड़े निकाल रही है, तो आप भी अच्छे बच्चे बनिए, वरना फिर ये होगा। और जो जरदारी साहब को बता दिया कि बलूचिस्तान में हमने आपको आपका स्टिकर लगाया हुआ है हुकूमत पर कि ये पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, जिस दिन चाहेंगे आपका स्टिकर फाड़ के उतार देंगे और वहाँ पर जिसका दिल चाहेगा स्टिकर लगा देंगे। तो थोड़ा ख्याल से। तो वाडा साहब ने सबके पोल खोले। फिर उन्होंने गुज़श्ता रोज़ वो जो सेनेट की कायमा कमेटी का इजलास था, वहाँ पर वो बड़े गर्जे भर से भी उन्होंने जो वज़ीर आज़म के मशीर हैं हारून अख्तर साहब, उनकी वजारत का स्कैंडल ले आए अरबों रुपए का, ठीक है। और कहा कि इनके सेक्रेटरी को बरतरफ किया जाए, और बड़ा उन्होंने वहाँ पे पोल खोले सबके, और पूरी कमेटी ने चुप करके सुना, किसी ने उनको रजिस्ट नहीं किया। सबको पता था, इट मीन्स वो फाइलें लेके जो आए हुए थे उन फाइलों में डॉक्यूमेंट्स ठीक होंगे। फिर जाहिर बात है, और फैसल वाडा साहब अगर कहीं से फाइल लेके आया तो फिर आपको पता है वहाँ पर फाइलें फिर सबकी तैयार हो रही हैं। और फिर वाडा साहब ने निकलते हुए भी कहा, उन्होंने कहा कि ये जल्दी उनसे पूछा गया कि हुकूमत जारी है जुलाई में, लाइक तो उन्होंने कहा कि यार जुलाई तो भी छोड़ दें, लेकिन मैं जुलाई में बाहर हूँगा, अगस्त में वापस आकर बताऊँगा। तो मतलब फैसल वाडा साहब ने कहा कि मतलब जुलाई में जो गेम शेम लगेगी फिर अगस्त तक वो गेम सेट हो जाएगी, तो मैं आके बता दूंगा कि यहाँ पे ये। और फिर वाडा साहब ने उसका हिंट भी किया, उन्होंने कहा भी बड़े स्कैंडल्स आएंगे, किसका बच्चा बाहर बिजनेस कर रहा है, किसका बच्चा बाहर बिजनेस सेटअप कर रहा है, किसकी बेटी कहाँ पर जा रही है सेटअप के लिए, किस सेक्रेटरी ने बाहर जायदादें बना रही हैं, कौन सा हुकूमती शख्स कहाँ पे लगा हुआ है, कौन क्या कर रहा है, कौन कहाँ से माल बना रहा है। यानी कि उन्होंने कहा कि आप सब करप्ट हैं और अब सबकी फाइलें एस्टैब्लिशमेंट के पास मौजूद हैं, तो अब वो सारी अब रिकॉर्ड पर आएंगी, सब कुछ वो कहकर उन्होंने कह दी। बात उन्होंने दोहराई, जिसे कहते हैं यहाँ पर भी हामिद मीर साहब के शो में भी। अब वाडा साहब बहुत खुल के बोल रहे हैं, बहुत खुल के गर्ज बरस रहे हैं। क्यों गर्जे बरसे हैं, ये है ना बात, ठीक है। तो वो बात ये है कि देखिए एस्टैब्लिशमेंट चाहती थी 28वीं तरमीम बजट से पहले या बजट के साथ ही पास हो, जिसमें वो एक तो नए सूबों का क़याम चाहते थे, दूसरा वो NFC अवार्ड की कंपोजिशन परमानेंटली चेंज करना चाहते थे और वफाक का शेयर बढ़ाना चाहते थे, सूबों का घटाना चाहते थे। इन 2-3 चीज़ों के ऊपर बड़ी पीपल्स पार्टी और नून लीग ने मिलजुल के गेम खेली। पीपल्स पार्टी ने गुड बैड कॉप, नून लीग ने गुड कॉप ली, ये नहीं मान रहे वो नहीं मान रहे, फिर हमारे सदर में मीटिंग तो फलान और ये और वो, ठीक। और वहाँ पर फिर जाहिर बात है
अल्टीमेटली फिर जो स्मद बोन से जो वापस इनको जोड़ा वो आके वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब ने जोड़ा, जो कि इस्टेब्लिशमेंट की सबसे काबिल एतमाद शख्सियत हैं और इस निज़ाम में वाहिद बाइख्तियार और सबसे जिसे कहते हैं बाअसर सिविलियन है। तो उन्होंने आके फिर कहा, लेकिन उन्होंने ज़ाहिर बात है दोनों की बातें बॉडी लैंग्वेज सुनी होगी, देखी होगी, वो उन्होंने जाकर रिपोर्ट कर दी यार ये तो यूँ मिलजुल के खेल रहे हैं और ये 28वीं तरमीम नहीं चाहते। तो इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि ठीक है 28वीं तरमीम लेने बजट से आगे, लेकिन फिर इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि इनको इनकी औकात बताओ। ठीक, तो फिर अब वो औकात बताने के लिए फिर फैसल वाडा साहब मामूर हुए हैं। फैसल वाडा साहब ने सबको आके बताया कि तुम सब चोर हो, तुम सब करप्ट हो, तुम सब डाकू हो, तुम सब लुटेरे हो, तुम अरबों बना रहे हो, तुम अपने बच्चों की जायदादें बना रहे हो, तुम अपने अहल खाना की जायदादें बना रहे हो, तुम बाहर बिजनेस सेट कर रहे हो, तुम फलान कर रहे हो, तुम्हारे सबकी औकात पता है एस्टेब्लिशमेंट को, तुम सबकी फाइलें उनके पास पड़ी हुई हैं। तो अगर तुमने नहीं अच्छे बच्चे बन के 28वीं तरमीम पास करनी जैसी कि कहा गया और फ्रस्ट्रेट करना है एस्टेब्लिशमेंट को, तो फिर सबकी फाइलें सब कुछ बाहर आएगा, किसी की कोई औकात नहीं बचेगी, पूरा का पूरा निज़ाम एस्टेब्लिशमेंट रिपेट के तुम लोगों को घर भेजेगी और घर नहीं भेजेगी, जेल भेजेगी और जूते लगवाएगी इन चार्जेस पर। तो अच्छे बच्चों की तरह, इंसान के बच्चों की तरह जाकर वोट करो। अब चीज़ यह है कि यही होता है फिर जब आपने फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनी हो ना, तो फिर यही होता है। मियां नवाज शरीफ साहब आज बताएं उनको क्या ज़रूरत थी जब वो 8 फरवरी की रात को 3 बजे मॉडल टाउन से घर चले गए थे, उनको पता चल गया था वो इलेक्शन हार गए हैं, वो खुद अपनी सीट का इलेक्शन भी हार गए हैं, उनकी पार्टी भी बुरी तरह इलेक्शन हार गई है। क्या ज़रूरत थी 9 फरवरी की रात को वापस आके तो विनिंग स्पीच करने की, जबकि उनके पास उस सब के बावजूद उनको फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें पहनाई भी गई तो उनके पास मेजॉरिटी नहीं थी। एक 3 टाइम प्राइम मिनिस्टर को एक 70 साला जेल्ड कैंसर की मरीजा डॉक्टर यास्मीन राशिद से इलेक्शन हारने के बावजूद धांधली से फार्म 47 की लास्टिक की शलवारें मियां नवाज शरीफ साहब को पहनने की जरूरत क्यों थी? क्यों अपनी जमात को उन्होंने कहा कि आप मेजॉरिटी में नहीं भी हैं, पीटीआई की मेजॉरिटी है, आपको पीपल्स पार्टी, एमकेएम, फलां चूं चूं के मरबे से मिलकर हुकूमत बनानी पड़ेगी, बना लें। क्यों उन्होंने ये बेवकत हुकूमत ली जिसमें उनके पास ना इख्तियार था, ना मैंडेट था, ना इज्जत थी, ना वोट था? क्यों ली? अब ली है तो फिर अब जूते खाएं। उनका जिस दिन दिल करेगा, हमने कहा था कि आपकी चौक में फार्म 47 की लास्टिक की शलवार खींच देंगे। अब उन्होंने आपकी फार्म 47 की शलवार थोड़ी सी खींच के कौम को आपकी दिखाई है, नुमाइश की है कौम में आपकी कि आपकी औकात क्या है। ठीक, और फैसल वाडा साहब बोले, उन्होंने कहा गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन आ गए, इनको तमाम मैदान खुला छोड़ कर दिया गया, रेड कारपेट बिछा के दिए गए, सर्च लाइटें लगा के दी गई, कांटे छुरियां सब कुछ इनके रास्ते से हटाकर इनको खुला मैदान दिया गया कि चलो जीत जाओ। उसके बावजूद नून लीग नहीं जीत सकी। यही बात हमने गुज़श्ता दिनों वोट बैंक हुई थी कि एस्टेब्लिशमेंट कह रही है कि भाई क्या करें, तो इलेक्शन नहीं जीत सकते, इन पर इतना इन्वेस्ट कर दिया, खुद को रिवाइज नहीं कर पा रहे। तो वो एस्टेब्लिशमेंट उससे फ्रस्ट्रेट हो रही है कि यार क्या ये तो कहीं पर वापस ही नहीं आ पा रहे। शहबाज शरीफ साहब हैं, वो बहुत अच्छे पॉलिश कर रहे हैं और वो मेरी कई दफ़ा इधर उधर महफिल में मुलाकात हो रही थी एस्टेब्लिशमेंट वालों से, तो मैं उनको कहता हूँ कि यार मतलब या उनसे जुड़े हुए लोगों से मैं कहता हूँ यार मतलब फिर कैसा जा रहा है आपका शहबाज शरीफ साहब मैच, तो वो हंस देते हैं, उनको पता तो होता है कि मैं क्या कह रहा हूँ। तो फिर वो कहते हैं यार बड़ा अच्छा जा रहा है यार, मतलब हमारी तो कुव्वत से ज़्यादा शहबाज शरीफ साहब सर्व करते हैं। मैं कहता हूँ क्या मुल्क को सर्व करते हैं या आपको सर्व करते हैं? तो मतलब क्या आपका ये पैमाना है कि इतने ज़्यादा लेटे में होंगे? तो मुझे एक शख्स ने कहा, उन्होंने कहा कि यार वैसे एक बात तो मसद हमें ये तो पता था कि शहबाज शरीफ साहब बड़े मिट्टे में हैं, बड़ा हमारे आगे झुक के रहेंगे, लेकिन यार सच्ची बताऊं इस बंदे ने हमें सरप्राइज किया कि कोई इस तरह भी लेट सकता है, इतना भी जिसे कहते हैं वो मैं वो लफ्ज़ यूज़ कर सकता जो उन्होंने यूज़ किया था। उन्होंने कहा कि यार कोई 70 भी लगा सकता है, मतलब वो उन्होंने कहा कि लाइक यार ये नहीं हमने कभी सोचा। ठीक है, तो मसला ये है कि उनको फिलहाल तो बहुत मज़ा आ रहा है, शहबाज शरीफ साहब बड़ा मज़ा दे रहे हैं उनको, कोई रेजिस्टेंस है ही नहीं, कोई आगे से ना है ही नहीं, किसी बात के ऊपर बहस है ही नहीं, जो वो कहते हैं जी अबू ये लें, जी अबू ये लें, शहबाज साहब करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यार मज़ा तो बड़ा आ रहा है, लेकिन मसला ये है कि निज़ाम बैठ गया, मुल्क बैठ गया, मईशत तबाह हो गई है, गवर्नेंस खत्म हो गई है, दहशतगर्द दरिंदे खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में जिसे कहते हैं हमारे लिए बहुत बड़ा थ्रेट बन गए हैं। मईशत, पाकिस्तान की गवर्नेंस, ये हमारे लिए कहीं ना कहीं एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट बनती जा रही है। मैं बहुत बड़ी बात कर रहा हूँ, तो वो भी जाहिर बात है, जब ये थ्रेट बनेगा तो एस्टेब्लिशमेंट सबसे ज़्यादा सफर करेगी, क्योंकि इस मुल्क में सबसे ज़्यादा स्टेक अब इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट का है। हमें चारों बॉर्डर्स पे जो चैलेंज है वो एस्टेब्लिशमेंट ने अल्टीमेटली काउंटर करना है। तो क्या करें, उसके लिए बजट चाहिए, उसके लिए मुल्क चलता हुआ चाहिए, वो चल रहा नहीं है, और फिर आवाम में सपोर्ट भी नहीं मिल रही, क्योंकि ये हुकूमतें तो सपोर्ट नहीं लेकर दे सकती, इनके पास तो सपोर्ट है ही नहीं है, तो ये एस्टेब्लिशमेंट को क्या सपोर्ट लेकर देंगी? ये तो गाली पढ़वा सकती है एस्टेब्लिशमेंट को, वो ये पढ़वा रहे हैं। तो वो फिर वो कहते हैं कि यार क्या है, अगर आपको याद हो इमरान खान साहब भी इसी तरह जब आए थे, जनरल बाजवा को लगता था कि वो ड्राइविंग सीट पर होंगे और पीछे से बैठ के स्टीयरिंग उनके हाथ में होगा, फ्रंट पे बैठे हुए इमरान खान साहब नजर आएंगे, लेकिन इमरान खान साहब जरा खुद सर से थे, वो जिद भी करते थे, वो अड़ भी जाते थे। ठीक, तो फिर 3 साल बाद एस्टेब्लिशमेंट को एहसास हुआ कि नहीं यार ये तो इमरान खान साहब फॉरेन पॉलिसी में भी हमारे ताल्लुकात बिगाड़ रहे हैं, मिडिल ईस्ट और मगरब में, और फिर सीपैक की वजह से चीन से भी ऊपर नीचे हो गए हैं, डोमेस्टिकली भी हमारी बातें नहीं इतनी मानते। अब हम कह रहे हैं उस्मान गुजार और आदो वो नहीं उठा रहे, फलां चीज़ों पर ये करते हैं वो करते हैं, तो उन्होंने कहा निकाल लो। 3 साढ़े 3 बाद एस्टेब्लिशमेंट एक बिगड़े हुए अपने लाडले से दिल भर गया, उन्होंने निकाल दिया। अब शहबाज शरीफ साहब आए, उन्हें पता था कि यार इमरान खान कहीं ना कहीं अड़ी बसी करता था, कहीं ना कहीं वो इंडिपेंडेंट जरूर था, वो बिल्कुल भी नीचे नहीं लगा था एस्टेब्लिशमेंट का। तो उन्होंने कहा मैं तो ऐसा लेट कर दिखाऊंगा, ऐसा लेट कर दिखाऊंगा, एस्टेब्लिशमेंट कहेगी कि भाई यार क्या चीज़ है, वो कहते भी हैं कि क्या चीज़ है, लेटे हुए शहबाज शरीफ को देखना, कहते हैं क्या चीज़ है। तो अब वो शहबाज शरीफ ने लेट के वो पैमाना तो मुकर्रर कर दिया, पैमाना गिरा दिया, तो एस्टेब्लिशमेंट को मजा भी बहुत आता है शहबाज शरीफ को लेटे हुए उनकी, तो वो अब वो कहते हैं कि यार मतलब क्या करें। तो अब लेकिन निज़ाम इतनी बुरी तरह बैठा है
इतनी बुरी तरह बैठा है कि वो कहते हैं कि हम कितनी देर इनके शहबाज शरीफ के लेटे हुए का नज़ारे का मजा लें। हमने मुल्क भी चलाना है, मैशत भी चलनी है, वो नहीं चल रही और ये बोझ बन गए हैं और ये तो अपने आपको रिवाइज नहीं कर पा रहे। गिलगित बल्तिस्तान इलेक्शन ने दिखा दिया। उधर आज़ाद कश्मीर में भी जो सारा मामला बिगड़ा हुआ है उसमें भी नून लीग कुछ नहीं दे सकती एस्टैब्लिशमेंट को, कुछ वहाँ पर ग्राउंड पर मौजूद ही नहीं है, क्या करके देगी। तो वो कहते हैं कि इनकी यूटिलिटी क्या है, तब वो चौक में फिर जूते लगवा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अब चीज़ है कि अब यहाँ पर जबकि खुल के अब एस्टैब्लिशमेंट अपना इजहार कर रही है इस निज़ाम से नागवारी का, इस निज़ाम से दिल भरने का, इनकी नाअहली का, इनकी करप्शन का, और इशारे दे रही है कि बस एनफ इज़ एनफ, अब निकलो। तो अब आप नून लीग और पीपल्स पार्टी में अब नई जोड़ें लगेंगी, क्योंकि फैसल वाडा साहब को काउंटर नहीं कर सकते। मैंने अपनी आंखों से मुताबिक टॉक शोज़ में नून लीग के रहनुमाओं मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब और तलाल चौधरी साहब और दीगर वज़रा को फैसल वाडा साहब जब घर दे रहे होते हैं तो उनके आगे भीगी बिल्ली बने हुए देखा। किसी की जरूरत नहीं होती कि फैसल वाडा से कहे कि भाई ओए आप कैसे हमारे बारे में ऐसे बात कर रहे हो, एक सेनेटर हो, आज़ाद सेनेटर, आपकी तो कोई जमात भी नहीं, आपका कोई मैंडेट नहीं, आप कौन होते हैं हमारे बारे में बात करने वाले। नहीं कर पाते, क्योंकि उनको पता है कि फैसल वाडा साहब किन के आदमी हैं और क्या बात कर रहे हैं। तो इनको ओए तो एक ही तो फैसल वाडा साहब ने रात को कान पकड़ाए होने हैं किसी सेफ हाउस में, ठीक है, और पास बैठ के चाय पी रही होनी है और वजीर ने कान पकड़ के जैसे कहते हैं कुकड़ू कुकड़ू की आवाज़ें निकाल दी होनी है, ठीक है। तो वो जरूरत है नहीं है, तब बैठ के लगे अच्छा नहीं वो। हाँ, तो अब जो नया है वो ये है कि अब दौड़ें लगेंगी कि अच्छा नहीं एस्टैब्लिशमेंट थोड़ी नाराज़ हुई है, क्या करना है, अच्छा 28 तरमीम भी करते हैं, अच्छा फ़लाँ के बच्चे को फ़लाँ जगह पे पॉइंट कर दो, फ़लाँ के भाई को फ़लाँ ठेका दिलवा दो, फ़लाँ की कंपनी को फ़लाँ जगह पे कॉन्ट्रैक्ट दिलवा दो, फ़लाँ को ये करवा दो, फ़लाँ इदारे में उनके लोगों को मज़ीद को अकोमोडेट कर दो, फ़लाँ पोजीशन को सरेंडर कर दो, फ़लाँ जगह से विड्रॉ कर दो, फ़लाँ एरिया उनको दे दो, फ़लाँ चीज़ की तरफ से नजरें चुरा लो। अब वो प्रोसेस शुरू होने जा रहा है। अब देखते हैं कि इस जो इज़हार नाराज़गी वाया फैसल वाडा साहब आया है इन तक और पब्लिकली आया है, अब उसको कैसे नून लीग वाले और ये पीपल्स पार्टी वाले उस टेम्परेचर को नहीं चलाते हैं। वाडा साहब जूतियां लगाकर उन्होंने कहा कि वो जुलाई में मुल्क से बाहर होंगे, तो यानी कि वो कह रहे हैं कि मैं जुलाई में चला जाऊंगा, ये जुलाई के महीने में विंडो होगी, अगर आपने अच्छे बूट पॉलिश कर लिए, अच्छा सब कुछ सरेंडर कर लिया, 28 तरमीम कर दी, तो जब तक मैं अगस्त में आऊँगा तो टेम्परेचर नीचे आ चुका होगा। और अगर आपने जुलाई में ये सब कुछ जो नाराज़गी है इसको दूर ना किया तो फिर अगस्त में मैं आऊँगा तो आप लोगों की सबकी फाइलें पब्लिकली लेके आऊँगा। और ये इनकी कुल औकात है कि इनको इतनी भी धमकी लग जाए कि आप लोगों की फाइलें हैं तो फिर इनका लेट ना देखें। वो एक दफ़ा जावेद चौधरी साहब ने जो सहाफ़ी हैं उन्होंने अपने एक प्रोड्यूसर के बारे में कहा था कि आप इसकी बुलंदी प्रवास देखें और अगले ही लम्हे इसका ज़मीन पर लेटना देखें। तो आप इस हुकूमत की कभी बुलंदी प्रवास देखा करें जब आवाम के ऊपर ये हकम बने हुए होते हैं, उनकी ज़िंदगियाँ हराम कर रहे होते हैं, लूट मार कर रहे होते हैं, और फिर जब एस्टैब्लिशमेंट एक नज़र घुमा कर इनको घूरे तो फिर इनका ज़मीन पर लेटना भी अगले लम्हे में भी देखा करें। तो वो अमल शुरू हुआ चाहता है। तो असद तुर्क की खबर तो तस्दीक हो रही है, हम मामूली सहाफ़ी हैं लेकिन इतने भी बेखबर नहीं होते, हमें निज़ाम के अंदर पता होता है कहाँ पर क्या क्या डिस्कम्फर्ट है, वो हम आपके सामने लेके आते रहते हैं। इस पिछले 1-1.5 माह में अल्हम्दुलिल्लाह बैक टू बैक हमारी तमाम इन्फॉर्मेशन की तस्दीक होती जा रही है। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।